एक बहुत ही नए और बेहतरीन गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज की इस चर्चा का जो माहौल है ना, वो मतलब एकदम उस कॉफी शॉप वाली दोस्ती और गहरी बातों जैसा होने वाला है। बिल्कुल। जहां हम आराम से बैठकर हर एक डिटेल पर बात कर सकें। एग्जैक्टली क्योंकि आज हमारे पास जो सोर्सेस का ढेर है, उसमें बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ऐसी खबरें हैं जो जो सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने की हेडलाइंस नहीं है। राइट। ये इस पूरे इंडस्ट्री के बदलते तौर तरीकों, अंदरूनी कश्मकश और पर्दे के पीछे की सच्चाई की कहानियां बयान करती हैं। हाँ, और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो भी यही है, यानी इन अलग अलग सोर्सेज को एक साथ जोड़ना। जैसे कि नए इंटरव्यूज आए हैं, बॉक्स ऑफिस के आंकड़े हैं। और वो गर्मा गर्म कॉन्ट्रोवर्सीज भी। बिल्कुल। इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखना है। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। एक तरफ कलाकार की अपनी आज़ादी और पहचान की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दुनिया के नियम। हम इन सब के बीच के कनेक्शन को ढूंढेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये विश्लेषण करेंगे कि ये सब आम जिंदगी, समाज और आने वाले कल के लिए क्यों मायने रखता है। और हाँ, इस चर्चा में हम रुककर हर पहलू को समझेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। सही कहा, कोई जल्दबाजी नहीं। तो शुरुआत करते हैं हमारे ग्लोबल सितारों और उनकी लेगेसी से। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर आई है वो है प्रियंका चोपड़ा के बारे में। उनका वो नया इंटरव्यू। हाँ, वो पिछले 10 साल से हॉलीवुड में काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी हैं ग्लोबल लेवल पर उन्होंने पीटीआई को दिए एक हाल ही के इंटरव्यू में बहुत ही हैरान करने वाली बात कही है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी नहीं लगता कि उन्होंने वहां पूरी तरह से अराइव किया है। कमाल है, 10 साल के बाद भी। एग्जैक्टली यानी उनका मानना है कि 10 साल के बाद भी उनका आखिरी मुकाम आना बाकी है। साथ ही वो अपनी आने वाली पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म द ब्लफ के लिए बहुत जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। राइट, जिसमें वो शायद प्रोड्यूसर भी हैं। हाँ, और उसमें वो एक फाइटर और एक माँ दोनों का मुश्किल किरदार निभा रही हैं। पर आप सोचिए, 10 साल एक नई इंडस्ट्री में बिताने के बाद भी ऐसी भूख और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी देखना सच में सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, इस बयान को अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आता है कि एक स्टार के लिए लेगेसी का मतलब वक्त के साथ कैसे बदलता है। प्रियंका का ये कहना कि वो अभी तक अराइव नहीं हुई हैं, बताता है कि सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स या रेड कार्पेट अपीयरेंसेस नहीं होती। ये एक एहसास है, एक फीलिंग है, राइट? बिल्कुल। शुरुआत में लेगेसी का मतलब होता है खुद को साबित करना, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ना। लेकिन एक वक्त के बाद ये इस बारे में हो जाता है कि एक कलाकार अपनी कला की किस हद तक जा सकता है। और शायद इसीलिए द ब्लफ में उनका उस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। वही तो, वो सिर्फ एक किरदार नहीं निभा रही हैं, वो एक पूरा नैरेटिव कंट्रोल कर रही हैं। ये दिखाता है कि एक इंसान की मेहनत और उसके सपनों का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अरे, और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा और थोड़ा डराने वाला कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रास्ट? एक तरफ प्रियंका की ये इंसानी मेहनत, उनके सालों का स्ट्रगल और अपने क्राफ्ट को बेहतर बनाने की वो जिद है, और दूसरी तरफ शेखर कपूर का नया बयान आया है जिसने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। ओ हाँ, उनका एआई वाला बयान। हाँ, उन्हें हाल ही में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनने वाले स्टार्स, प्रोडक्शन की तेज रफ्तार और एआई की मदद से स्क्रिप्ट राइटिंग पर खुलकर बात की है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ खून पसीना और अराइव होने के एहसास की वो लड़ाई चल रही है, और दूसरी तरफ एल्गोरिदम से बने परफेक्ट सितारे जिन्हें ना कभी थकान होती है और ना ही उन्हें किसी लेगेसी की परवाह होती है। ये आने वाले वक्त का ना सबसे गहरा और जरूरी सवाल है। शेखर कपूर एक ऐसी संभावना की बात कर रहे हैं जहां इंडस्ट्री कॉर्पोरेट एफिशिएंसी के एकदम आखिरी स्तर पर पहुंच जाएगी। यानी कोई ह्यूमन एरर ही नहीं। एग्जैक्टली। एआई स्टार्स का मतलब है कोई वैनिटी वैन नहीं चाहिए, कोई नखरे नहीं उठाने, और प्रोडक्शन शेड्यूल बिल्कुल वक्त पर चलेगा, जो कि प्रोड्यूसर्स के लिए तो सपना सच होने जैसा है। लेकिन क्या भविष्य में इमोशंस, असली स्ट्रगल्स और इंसानी खामियों की जगह कंप्यूटर से बने वो परफेक्ट एल्गोरिदम्स ले लेंगे? इंसानी कला हमेशा खामियों और दर्द से उभरती है। सही कहा। वही अगर हम अनुरंगाचार की बात करें, जिन्हें बर्लिनाले 2026 के लिए साउथ एशियन डेलीगेट चुना गया है। हाँ बिल्कुल, तो एक अलग ही तस्वीर दिखती है। बर्लिनाले दुनिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। वहाँ एक साउथ एशियन डेलीगेट का होना क्या बताता है? ये बताता है कि ग्लोबल लेवल पर अभी भी असली, विविध और डाइवर्स इंसानी कहानियों की कितनी ज्यादा मांग है। लोग आज भी रियल कहानियां देखना चाहते हैं। वही तो, दुनिया भर का दर्शक आज भी उन कहानियों को देखना चाहता है जिनमें असलियत हो,
जो किसी मिट्टी से जुड़ी हो, जिसका कोई एआई मुकाबला नहीं कर सकता। असली जज्बात ही किसी भी कहानी की जान होते हैं, चाहे वो पर्दे पर हो या पर्दे के पीछे की लड़ाई हो। और जब जज्बात और शेयर्ड बिलीफ यानी आपसी विश्वास की बात आती है, तो तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा का वो अटूट रिश्ता एक बेहतरीन मिसाल बनकर उभरता है। हाँ, उनकी दोस्ती तो काफी पुरानी और सॉलिड है। बिल्कुल। ये दोनों अपनी नई फिल्म आसी के लिए तीसरी बार साथ आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मुल्क और थप्पड़ की थी ना। हाँ, कितनी जबरदस्त और समाज को आईना दिखाने वाली फिल्में थी वो। और अनुभव सिन्हा ने इस तीसरे कोलैबोरेशन पर बात करते हुए साफ कहा है कि उनका और तापसी का रिश्ता किसी करियर के हिसाब किताब, मुनाफा या नंबर्स पर नहीं टिका है, बल्कि एक जैसे विश्वास पर टिका है। इंडस्ट्री में जहां हर चीज हिट या फ्लॉप के तराजू पर तोली जाती है, वहां ऐसी क्रिएटिव दोस्ती का जिंदा रहना काफी सुकून देता है। देखिए, ऐसे रिश्ते आर्ट और सिनेमा की बुनियाद होते हैं, जहां कलाकार एक दूसरे के विजन पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या? इसी इंडस्ट्री का एक दूसरा काफी कड़वा पहलू भी है, जहां ये शेयर्ड बिलीफ कॉर्पोरेट स्प्रेडशीट्स और उनके आंकड़ों के आगे दम तोड़ देता है। आप नवजोत गुलाटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। फिल्म मेकर नवजोत गुलाटी का हाल ही का जो दर्द सामने आया है, वो इसकी जीती जागती मिसाल है। उन्होंने मैडक फिल्म्स जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउस को अपनी छोटी फिल्म पूजा मेरी जान को लगातार डिले करने के लिए बहुत खरी-खोटी सुनाई है। मैंने पढ़ा वो पोस्ट, वाकई बहुत इमोशनल था। उनका दर्द इसलिए भी ज्यादा गहरा और झकझोरने वाला है क्योंकि उनके पिताजी 2024 में गुजरने से पहले इस फिल्म को देखना चाहते थे। ये बहुत दुखद है। हाँ, पर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स और कॉर्पोरेट डिलेज की वजह से एक बेटे का अपने पिता को अपना काम दिखाने का वो आखिरी सपना अधूरा रह गया। ये ध्यान देने वाली बात है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में प्राइसिंग डिस्प्यूट्स का आखिर मतलब क्या होता है। इसका मतलब अक्सर ये होता है कि प्लेटफॉर्म्स फिल्मों को बंडल करते हैं या अपने फिस्कल क्वार्टर के मुनाफे को देखकर रिलीज डेट को आगे बढ़ा देते हैं। उनके लिए तो ये बस एक बिजनेस डिसीजन है। एग्जैक्टली। पर एक फिल्म मेकर के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का हिस्सा है। ये सच में बताता है कि एक फिल्म मेकर के लिए उसकी फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट या कोई कंटेंट का टुकड़ा नहीं होती। एक आम इंसान की तरह ही उसके भी अपने पारिवारिक सपने, उम्मीदें और जज्बात उस फिल्म से जुड़े होते हैं। कॉर्पोरेट दुनिया और आर्ट के बीच के इस टकराव में अक्सर कला को और उसे बनाने वाले की भावनाओं को ऐसे ही घुटने टेकने पड़ जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जब डायरेक्टर्स अपनी कला को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं ना, तो वो किसी की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका इशारा विशाल भारद्वाज की तरफ है। बिल्कुल, विशाल भारद्वाज का नजरिया यहाँ देखने लायक है। उन्होंने अपनी फिल्म ओ रोमियो को इतनी आलोचना का शिकार होने के बाद भी अपनी जिंदगी की सबसे सफल फिल्म बताया है। हाँ, और आलोचकों को तो उन्होंने सीधे तौर पर पोर क्रिटिक्स कह दिया था। एग्जैक्टली। और साथ ही आमिर खान को फिल्म में शुक्रिया भी अदा किया। ये दिखाता है कि उनका कनेक्शन अपनी फिल्म से कितना गहरा है। ये रिएक्शन उस वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है जो किसी भी आर्टिस्ट के अंदर नेचुरली होती है। विशाल भारद्वाज जैसे सीजन डायरेक्टर का इतना डिफेंसिव होना क्या बताता है? ये बताता है कि एक क्रिएटर अपने विजन को किसी और की नजरों से जज होना कितना मुश्किल मानता है। उनके लिए सफलता का पैमाना अब क्रिटिक्स के स्टार्स नहीं है, बल्कि उनका अपना क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है। चाहे कॉर्पोरेट डिलेज हो या क्रिटिक्स की आलोचना हो, एक आर्टिस्ट हमेशा अपने आर्ट को अपने बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करता है। सही कहा। और कला और आलोचना की बात हो ही रही है, तो पर्दे के पीछे की जो सियासत है और सिनेमा के आपस में टकराने पर भी नजर डालनी जरूरी हो जाती है यहाँ। हाँ, ये मुद्दा आजकल काफी गर्म है। वाकई, द केरला स्टोरी 2 की अनाउंसमेंट के साथ ही एक नया और लंबा विवाद शुरू हो गया है। हेडलाइंस लगातार गर्म हैं और सबके अपने अपने मजबूत दावे हैं, जिसने एक बार फिर सिनेमा और समाज के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर अगर हम दोनों पक्षों की बात सुने बिना किसी की तरफदारी किए, तो यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं। वो कैसे? एक तरफ केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हैं, जिन्होंने इस आने वाली फिल्म को एक प्रोपेगेंडा एजेंडा करार दिया है। उनका मानना है कि ऐसी फिल्में राज्य की छवि को खराब करने के इरादे से बनाई जाती हैं। और दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह ने अपने काम का पूरी तरह से बचाव किया है। उनका दावा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को दर्शा रहे हैं और उनका हर सीन हकीकत पर आधारित है, जिसे दिखाना बहुत जरूरी है। दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। बिल्कुल। ये पूरा मामला इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, वो समाज और राजनीति का एक आईना और हथियार दोनों बन चुका है।
और यहाँ मुझे जॉन ब्रिटस के हाल ही में आए EP 390 पॉडकास्ट एपिसोड का जिक्र करना जरूरी लगता है। हाँ, जिसमें केरला मॉडल की बात हुई थी। सही पकड़ा। उस चर्चा में उन्होंने केरला मॉडल और मलयालम सिनेमा की बहुत गहरी एनालिसिस की है कि कैसे वहाँ का सिनेमा हमेशा से वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक माहौल का प्रतीक रहा है। ये मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिखाता है कि पर्दे पर दिखने वाली हर कहानी के पीछे ना एक लंबा पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप होता है, जिसे समझना दर्शक के लिए बहुत जरूरी है। सियासत, समाज और सिनेमा के इस लंबा चौड़ा खेल में हम सेंसर बोर्ड की भूमिका को कैसे भूल सकते हैं? ओहो, सेंसर बोर्ड के किस्से तो कभी खत्म ही नहीं होते। बिल्कुल। अब अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी को ही ले लीजिए, जो इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ZEE5 पर 20 फरवरी को आ रही है। आखिरकार उसको रिलीज डेट मिली गई। हाँ, लेकिन उसके साथ सेंसर बोर्ड ने वही अपना पुराना रवैया अपनाया है। खबर है कि सेंसर ने फिल्म में से डोनाल्ड ट्रंप और दाऊद इब्राहिम के जो रेफरेंसेस थे, उन्हें पूरी तरह बदल दिया है। OTT रिलीज के बावजूद? वही तो हैरानी की बात है। और उससे भी बड़ी बात, अनुराग कश्यप की फिल्म होने के बावजूद गालियों को म्यूट कर दिया है। अरे बाप रे! सोचिए, एक ऐसी डार्क थ्रिलर जहां वायलेंस और रॉ इमोशंस हैं, वहां गालियों का म्यूट होना अपने आप में कितनी हैरान करने वाली बात है। ये तो वही क्रिएटिव आज़ादी और नियम कानून के बीच का पुराना और ना खत्म होने वाला टकराव है। सेंसर बोर्ड का काम सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखना है और फिल्म मेकर्स का काम उन्हीं मर्यादाओं को चुनौती देना है। लेकिन ट्रंप और दाऊद के नाम हटाने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? जब रियल लाइफ फिगर्स का नाम हटाया जाता है ना, तो ये साफ समझ आता है कि अथॉरिटी किसी भी तरह की ग्लोबल या पॉलिटिकल बैकलैश से कितना ज्यादा बचती है। अनुराग कश्यप की फिल्मों की तो पहचान ही उनका रॉ और अनफिल्टर्ड होना है। बिल्कुल। जब उस फिल्टर को जबरदस्ती लगाया जाता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं छिपाता, बल्कि उस किरदार की पूरी शख्सियत को ही बदल कर रख देता है। खैर, ये लड़ाई तो सिनेमा के शुरुआती दौर से चल रही है और लगता है आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। सही बात है। और वैसे रूल्स और बंदिशों की ये बात सिर्फ पर्दे या फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। असली जिंदगी में भी पब्लिक फिगर्स पर ऐसी ही अदृश्य बंदिशें और उम्मीदें होती हैं, जिसका नतीजा हमने हाल ही में देखा। आप राजपाल यादव वाले किस्से की बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, उन्हें 9 करोड़ रुपए के एक केस में तिहाड़ जेल से इंटरिम बेल पर रिहाई मिली। बाहर आते ही उन्होंने अपने फैंस और बॉलीवुड के दोस्तों के लिए एक बहुत ही जज्बाती और आंसुओं से भरा थैंक यू वीडियो पोस्ट किया। वो वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन ठीक उसके बाद उनका एक और वीडियो इंटरनेट पर आ गया, जिसमें वो उत्तर प्रदेश में अपनी भतीजी की मेहंदी की रस्म में ढोल की थाप पर खुशी से डांस कर रहे हैं। और फिर शुरू हुआ पब्लिक का बैकलैश। एग्जैक्टली। इस पर पब्लिक का रिएक्शन पूरी तरह से मिला जुला और काफी आक्रामक रहा। कुछ लोगों ने कहा कि भाई उन्हें अपनी फैमिली के साथ खुश रहने का पूरा हक है, जबकि बहुत से लोगों को उनका ये डांस करना बुरी तरह खटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक केस में फंसे होने के बाद उन्हें खुश होने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये पब्लिक फिगर्स की जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा है, जिसे हम साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। पश्चाताप में डूबा हुआ ही दिखे। मतलब वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। बिल्कुल। थोड़ा सा भी आराम या किसी पारिवारिक फंक्शन में खुशी मनाना दर्शकों को अपने साथ धोखे जैसा लगता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में उस स्टार की एक दुखी और लाचार इमेज सेट हो चुकी होती है उस वक्त। ये तो बहुत अजीब बात है। ये स्टार होने की बहुत बड़ी कीमत है यार, जहां आपकी खुशी और आपका गम दोनों आपके नहीं बल्कि पब्लिक के हिसाब से कोरियोग्राफ होने चाहिए। बाप रे। और सिर्फ लीगल या पब्लिक ट्रबल्स ही नहीं, उनकी पर्सनल जिंदगी और रिलेशनशिप्स को लेकर भी दुनिया भर की इनसिक्योरिटीज और अफवाहें लगातार चलती रहती हैं। हाँ, वहां तो रोज नई कहानी बनती है। जैसे मृणाल ठाकुर ने हाल ही में अपने एक एक्स पार्टनर की इनसिक्योरिटी के बारे में बहुत खुलकर बात की है। अच्छा। उन्होंने बताया कि कैसे उनका एक्स ऋतिक रोशन जैसी बड़ी पर्सनालिटी को लेकर इनसिक्योर महसूस करता था। और ये बातें तब बाहर आ रही हैं जब लगातार मृणाल और धनुष की शादी की अफवाहें इंटरनेट पर जोरों पर है। ये टाइमिंग हमेशा ऐसी होती है गॉसिप की। वही तो। एक और तरफ देखें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हर एक तस्वीर को इंटरनेट पर कपल गोल्स बताया जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर के पुराने ब्रेकअप की खबरें फिर से तैरने लगती हैं। हाँ, वो फैमिली प्रेशर वाली बात। राइट। उन पुराने आर्टिकल्स को फिर से शेयर किया जा रहा है जिसमें ब्रेकअप की वजह फैमिली प्रेशर को बताया गया था। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि इंटरनेट कभी कुछ भूलता नहीं है। ये सब ना ऑनलाइन बिहेवियर और फैन साइकोलॉजी का ही नतीजा है। फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स की जिंदगी को किसी डेली सोप की तरह देखते हैं, जिसमें पुराने ट्रैक्स वापस आते रहते हैं। सही कहा।
इस पूरे माहौल में अगर हम देखें तो अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का हाल ही में दिया गया बयान बहुत प्रासंगिक हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेनजी को आज के वक्त में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। उनकी हर चीज जज होती है। और ऑनलाइन नेगेटिविटी या ये जो कैंसल कल्चर है, इसका असर कितना गहरा होता है उन पर। जब किसी की पर्सनल जिंदगी के हर छोटे फैसले पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हों, तो वहां अपनी पहचान बनाए रखना और अपनी मानसिक शांति बचाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। इन सितारों की जिंदगी का हिस्सा होती है ना, वो कभी हमें पर्दे पे नहीं दिखती। हम तो बस उनका ग्लैमर देखते हैं। थकान की तो बात ही मत पूछिए। एक बहुत मजेदार और रिलेटेबल किस्सा सामने आया था अभी। कौन सा? मणिरत्नम की एक फिल्म के सेट का किस्सा है। सुबह 5 बजे के शूट के वक्त ऐश्वर्या राय पूरी तरह से थक गई और उन्होंने चिढ़कर कह दिया, "यू पीपल आर टॉर्चरिंग मी।" वाकई। हाँ, ये सुनकर लगता है कि चाहे आप दुनिया के कितने भी बड़े स्टार क्यों ना हो, सुबह 5 बजे उठना और काम करना सबके लिए उतना ही मुश्किल होता है और उतना ही चिड़चिड़ापन लाता है। ये छोटी छोटी कहानियां उन्हें आम इंसान बनाती हैं हमारे लिए। और वैसे सिर्फ थकान ही नहीं, इन सितारों की जिंदगी में आम लोगों जैसा ही दुख और दर्द भी होता है, जो अक्सर उन हेडलाइंस की चमक के पीछे कहीं छुप जाता है। सही बात है। जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा का अपने पिता सुनील मल्होत्रा जी को खोने के बाद किया गया पोस्ट, वो इसकी एक बहुत ही जज्बाती मिसाल था। उन्होंने बहुत शांति से लिखा कि उनके पिता उन्हें सोते हुए शांति से छोड़ गए। वो पढ़कर सच में दिल भर आया था। उसी तरह सलीम खान साहब का लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट होना, जहां आमिर खान और शिल्पा शेट्टी जैसे सितारे उनका हालचाल लेने तुरंत पहुंचे। ये इंडस्ट्री के अंदर के उन पारिवारिक रिश्तों को दिखाता है जो कैमरा के बिना होते हैं। हाँ, और उसमें गोविंदा के भांजे विनय आनंद का वो वायरल बयान भी तो था। बिल्कुल, जहां उन्होंने गोविंदा के बुरे वक्त और आर्थिक तंगी पर बात की और उन लोगों पर अपना गुस्सा निकाला जो गोविंदा को गरीब बोल रहे थे। ये इंडस्ट्री का वो सच्चा और दर्दनाक पहलू है जहां आपकी स्टार पावर काम नहीं आती, वहां सिर्फ इंसानी रिश्ते और सहारा काम आता है। बाकी इन सब जज्बाती और रियल लाइफ कहानियों से गुजरने के बाद अब थोड़ा सा रुख उस तरफ करते हैं जिसके लिए बॉलीवुड सबसे ज्यादा शोर मचाता है। मतलब बॉक्स ऑफिस की बात करने वाले हैं आप? हाँ जी, बॉक्स ऑफिस और आने वाली मेगा फिल्मों का हाइप। और अच्छी खबर ये है कि बॉक्स ऑफिस पर अभी भी अच्छी कहानियों का जादू चल रहा है। मर्दानी 3 का परफॉर्मेंस देखकर तो यही लगता है। बिल्कुल, रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 थिएटर्स में रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अपने 20वें दिन पर फिल्म ने 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। कमाल है। और अब ये पूरी तेजी से अपनी ही पिछली फिल्म मर्दानी 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ने के बिल्कुल करीब है। साथ ही बिजोई नाम्बियार की तू या मैं, जिसमें शनाया कपूर और आदर्श गौरव है, वो भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाए हुए हैं। देखिए, ये नंबर्स एक बहुत सटीक बात साबित करते हैं। ये कि अगर दर्शक को कहानी में दम लगता है और किरदार उन्हें बांधकर रख सकते हैं, तो लोग थिएटर जरूर आएंगे। ओटीटी और सोशल मीडिया के इतने डिस्ट्रैक्शन के बावजूद मर्दानी फ्रेंचाइज की सफलता इस बात का सबूत है कि दर्शक आज भी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग की कद्र करता है। एक फीमेल लेड एक्शन फ्रेंचाइज का इस तरह इतने हफ्ते परफॉर्म करना इंडस्ट्री के बदलते हुए ट्रेंड्स की तरफ एक बहुत सकारात्मक इशारा है। अच्छी कहानियां चलती हैं, ये बात तय है, लेकिन नए ट्रेंड्स और हाइप के बीच गॉसिप का अपना एक अलग ही मजा है ना? बिल्कुल। अब रश्मिका और विजय देवरकोंडा का ही देख लीजिए। वही तो, रश्मिका मंडाना और विजय देवरकोंडा की 26 फरवरी को उदयपुर में होने वाली रूमर्ड सीक्रेट शादी की अफवाहें हर जगह छाई हुई हैं आजकल। और इस गॉसिप में तड़का किसने लगाया? उनके को स्टार प्रमोद शेट्टी ने, जिन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें तो इस शादी में इनवाइट ही नहीं किया जाएगा। दोस्तों के बीच की ऐसी खट्टी मीठी नोक-झोंक हर आम शादी की तरह ही लगती है ना? और वहीं दोस्ती और इज्जत की एक और अच्छी मिसाल दी सिद्धांत चतुर्वेदी ने। हाँ, उन्होंने रणवीर सिंह के बारे में कुछ कहा था ना? हाँ, जिन्होंने अपने गली बॉय के दिनों को याद करते हुए रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की और उन्हें एक असली धुरंधर बताया। ये आपसी तारीफ इंडस्ट्री को एक कम्युनिटी बनाती है। और जब हम नए आने वाले प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं, तो साउथ और नॉर्थ का ये क्रॉसओवर अब और भी बड़ा होता दिख रहा है। ओहो, टॉक्सिक के टीजर की वजह से ना? हाँ, यश के आने वाली मेगा फिल्म टॉक्सिक का टीजर ड्रॉप होने की खबर ने फैंस को इंतजार में रखा हुआ है। वहीं दुलकर सलमान और डायरेक्टर माइस्किन की थ्रिलर फिल्म आई एम गेम की शूटिंग पूरी हो चुकी है। और तेलुगु सिनेमा में भी कुछ धमाका हो रहा है। बिल्कुल, तेलुगु सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह का नया गाना रिलीज हो गया है, जिसमें देवी श्री प्रसाद का संगीत उनके सिग्नेचर हाई एनर्जी स्टाइल को और भी बड़ा बना रहा है।
एक के बाद एक बड़ी फिल्मों का लाइनअप दर्शकों के लिए बिल्कुल तैयार है। हाइप मशीन वाकई अपने फुल स्पीड पर है इस वक्त, और अगर इस वीकेंड के लिए घर पर बैठकर कुछ बेहतरीन देखने का प्लान बन रहा है हमारे सुनने वालों का, तो हमारी वीकेंड वॉच लिस्ट भी काफी लंबी और मजेदार है। चलिए सुनते हैं। नेटफ्लिक्स पर एक तरफ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोम कॉम तू मेरी मैं तेरा आ चुकी है, तो दूसरी तरफ एक्शन से भरपूर द नाइट एजेंट सीजन 3 और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड भी मौजूद है वहां। और अगर किसी को डार्क और क्राइम थ्रिलर देखना पसंद है तो ZEE5 पर अनुराग कश्यप की वही विवादित केनेडी, कन्नड़ा क्राइम सीरीज रक्षासा और अबर प्रोलॉयड 2 स्ट्रीम हो रही हैं। और प्राइम वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा जहां अपने किरदार में जान फूंक रही हैं, वो फिल्म द ब्लफ अवेलेबल है। साथ ही हॉटस्टार पर मलयालम ड्रामा सीक्रेट स्टोरीज रोजलिन भी देखी जा सकती है। मतलब हर मूड के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। इन सारी बातों, नए आंकड़ों, आने वाली फिल्मों और इन कंट्रोवर्सीज को अगर हम एक धागे में पिरोकर देखें तो क्या निकल कर आता है? क्या ये सारी खबरें सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास नहीं है। इनसे पता चलता है कि चाहे हॉलीवुड की चमकती रेड कारपेट हो जहां प्रियंका अपना रास्ता बना रही हैं, या बॉलीवुड जहां नवजोत कुलाती जैसे फिल्म मेकर्स अपने पिता को एक आखिरी ट्रिब्यूट देने के लिए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से लड़ रहे हैं, हर कलाकार, हर डायरेक्टर आखिर में एक आम इंसान ही है। उनके स्ट्रगल्स, उनकी आगे बढ़ने की भूख, उनका दोस्तों को शादी में ना बुलाने का मजाक, या सुबह 5 बजे उठने पर आने वाला वो थकान भरा गुस्सा, ये सब हमारी और आपकी जिंदगी के आम स्ट्रगल से बिल्कुल अलग नहीं है। पर्दे पर जो एक परफेक्ट इमेज दिखती है, असली जिंदगी में उसके पीछे वही इंसानी दिल धड़क रहा होता है, जिसमें डर भी है और नई उम्मीद भी है। एकदम वही इंसानी दिल जो आखिरकार हमें सिनेमा से जोड़कर रखता है। आज की इस गहरी और लंबी चर्चा को यहीं विराम देने से पहले मैं एक दिलचस्प सवाल और सोचने का मुद्दा छोड़कर जा रही हूँ। जरूर। शुरुआत में हमने शेखर कपूर के उस बयान की बात की थी जहां एआई से बनने वाले परफेक्ट सितारों की संभावना जताई गई थी। अगर सच में आने वाले वक्त में एआई कंप्लीटली परफेक्ट, बिना थकने वाले और बिना गुस्सा करने वाले सितारे बना लें, तो क्या हमारा दिल कभी किसी एआई स्टार से उतना कनेक्ट कर पाएगा जितना हम प्रियंका चोपड़ा के 10 साल के ना खत्म होने वाले स्ट्रगल से करते हैं, या नवजोत गुलाटी के उन छिपे हुए आंसुओं से, या यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय के उस सुबह 5 बजे वाले गुस्से से करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।